हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार। मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो आज की इस क्लास में हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट को ही आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे उसको हम फाइंड करेंगे, उस पर बेस्ड हम थ्योरम यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखेगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। तो देखिए, जो थ्योरम है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो थ्योरम में हमने क्या किया है भाई, जो हमारा एक्स वेक्टर है, एक्स वेक्टर के हमारे पास सपोज दो कंपोनेंट हैं, x1 वेक्टर एंड x2 वेक्टर, जहाँ पे x1 वेक्टर हमारा k कंपोनेंट रैंडम वेक्टर है और x2 वेक्टर हमारा p माइनस k कंपोनेंट रैंडम वेक्टर है। तो हमसे कहा गया है भाई x1 वेक्टर फॉर गिवन x2 वेक्टर, इस क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी हमें क्या करना है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो ये एक क्वेश्चन भी है और ये थ्योरम की तरह भी हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो सिंपली इसका सॉल्यूशन या हम प्रूफ कहें तो वो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो x वेक्टर है, x वेक्टर को हमने क्या किया है, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, x1 वेक्टर एंड x2 वेक्टर। जहाँ पर x1 वेक्टर में कितने कंपोनेंट हैं, जो हमारा x1 वेक्टर है इसमें सपोज हमारे पास कितने कंपोनेंट हैं, k कंपोनेंट हैं, यानी ये क्या होगा, k क्रॉस 1 का एक रैंडम वेक्टर होगा। वहीं हमारा जो x2 वेक्टर है, इस x वेक्टर में रिमेनिंग कंपोनेंट होंगे तो ये p माइनस k कंपोनेंट का एक रैंडम वेक्टर होगा, जहाँ पे ये x वेक्टर हमारा क्या है, p क्रॉस 1 का एक रैंडम वेक्टर है। और इस p क्रॉस 1 के रैंडम वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें गिवन है। वही इसका हमने कहा जो मीन वेक्टर है म्यू, वो भी हमारा क्या है, इस तरह से पार्टीशन हुआ है, μ1 वेक्टर एंड μ2 वेक्टर। अब ये पार्टीशन कैसे होता है, ये हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था, जहाँ पे हम इंडिपेंडेंस थ्योरम की हमने बात की थी। तो वहाँ पे हमने पार्टीशन को समझा था। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो आप अच्छे से देख लें, क्योंकि उस थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करेंगे और कैसे हम पार्टीशन कर रहे हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, म्यू वेक्टर हमने यहाँ पे निकाला है। म्यू वेक्टर को हमने क्या कर दिया, इस एक्स वेक्टर के अकॉर्डिंग पार्टीशन कर दिया। सिमिलरली हमारा जो सिग्मा मैट्रिक्स है, इस सिग्मा मैट्रिक्स को भी हमने क्या किया है, इस रैंडम वेक्टर के अकॉर्डिंग पार्टीशन किया हुआ है। तो ये सिग्मा 11, ये सिग्मा 12, ये सिग्मा 21 और ये सिग्मा 22, इस तरह से पार्टीशन हमने किया हुआ है। तो यहाँ से देखिए, हमने लास्ट के कुछ लेक्चर वीडियोस में इस x1 वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिफाइन कर लिया था कि भाई ये x1 वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल होगा विथ k कंपोनेंट हैविंग मीन μ1 वेक्टर एंड डिस्पर्जन मैट्रिक्स सिग्मा 11। और वहीं पे हमने देखा था x2 वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये x2 वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, p माइनस k μ2 वेक्टर कॉमा सिग्मा 22 मैट्रिक्स। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अब हमने फाइंड करना है भाई ये x1 वेक्टर फॉर गिवन x2 वेक्टर, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इंडिपेंडेंस थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम यूज करेंगे। तो इंडिपेंडेंट थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, जैसे अगर हमारे पास दो इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B फॉर गिवन A, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A फॉर गिवन B। तो यहाँ से देखिए ये रिजल्ट हमारा फॉलो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A फॉर गिवन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो अब सपोज A हमारा क्या है, x1 वेक्टर है और B हमारा x2 वेक्टर है, और आपको पता है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये क्या है, हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। तो इसको जब हम रैंडम वेरिएबल के टर्म्स में डिनोट करते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं f
एक्स वाई, यानी जॉइंट पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड रैंडम वेरिएबल वाई कैन बी रिटन एज एफ एक्स, या इसको मैं लिख लेता हूँ एफ वाई इंटू एफ एक्स फॉर गिवन वाई, और एफ एक्स फॉर गिवन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई एफ वाई। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्लियर है भाई, ये एक्स हमारा क्या है, एक्स वन वेक्टर होगा, वाई हमारा एक्स टू वेक्टर होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सो एफ ऑफ एक्स वन वेक्टर फॉर गिवन एक्स टू वेक्टर कैन बी रिटन एज जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वन वेक्टर एंड एक्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाई मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स टू वेक्टर। इस तरह से हम लिख सकते हैं यूजिंग इंडिपेंडेंस थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये हम इतना लिख सकते हैं इसको। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, जॉइंट पीडीएफ होगा। तो इस जॉइंट पीडीएफ के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशनल पीडीएफ को फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा एफ एक्स वन वेक्टर कॉमा एफ एक्स टू वेक्टर कैन बी रिटन एज एफ एक्स टू वेक्टर इंटू एफ एक्स वन वेक्टर फॉर गिवन एक्स टू वेक्टर। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इस जॉइंट पीडीएफ को इन दो पीडीएफ के टर्म्स में इन दो पीडीएफ के मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में इस जॉइंट पीडीएफ को लिखा जा सकता है। तो यहाँ से देखिए ये भी हमारा है इंडिपेंडेंस थ्योरम। हमारी क्या कहती है भाई, इंडिपेंडेंस थ्योरम कहती है कोई भी दो वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट होंगे जब उनके मार्जिनल पीडीएफ का मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से लिखें, यानी एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब है एक्स और वाई आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। तो इसी रूल को हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो हम कह रहे हैं भाई x1 x2 इसका जॉइंट पीडीएफ है। तो ये जॉइंट पीडीएफ क्या होगा भाई, x2 और x1 फॉर गिवन x2 के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो क्यों ना हम इस तरह के रैंडम वेक्टर डेवलप कर लें इन दोनों का यूज करके कि ये दोनों क्या हों, आपस में इंडिपेंडेंट हों। तो अब ये दोनों इंडिपेंडेंट कैसे होंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। तो इसको हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया, y1 वेक्टर इक्वल टू x1 वेक्टर प्लस a x2 वेक्टर। हमने क्या किया, y1 वेक्टर को x1 वेक्टर और x2 वेक्टर की फॉर्म में ले लिया और y2 वेक्टर को हमने सिंपली क्या किया, x2 वेक्टर ही ले लिया, यानी ये y2 वेक्टर हमारा क्या है, x2 वेक्टर है। तो अब ये दोनों क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, जॉइंट पीडीएफ को इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं जहाँ पे y1 वेक्टर की ये फॉर्म है, y2 वेक्टर की ये फॉर्म है। तो भाई अब ये दोनों इंडिपेंडेंट कब होंगे, तो इसके लिए हमने कंडीशन देखे, लास्ट टर्म में हमने कंडीशन नोट करी थी। हमने कहा था भाई y1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, y1 एंड y2 आर independent if and only if covariance between y1 vector and y2 vector is equal to 0 वेक्टर। जब ये कंडीशन होगी तभी हम कहेंगे भाई हमारा y1 वेक्टर y2 वेक्टर क्या होंगे, आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ से जब हम कोवेरियंस कैलकुलेट करेंगे तो कोवेरियंस बिटवीन y1 मीन्स x1 वेक्टर, ये x1 वेक्टर होगा, x1 वेक्टर प्लस a x2 वेक्टर कॉमा x2 वेक्टर, इन दो वेक्टर्स के बीच का कोवेरियंस ये हमारा कितना होना है, 0 होना है, क्योंकि हमें देखना है भाई ये y1 और y2 क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा a कोवेरियंस बिटवीन x1 वेक्टर कॉमा x2 वेक्टर प्लस, सॉरी यहाँ पे a तो नहीं आएगा, ये आएगा कोवेरियंस ऑफ x1 वेक्टर कॉमा x2 वेक्टर प्लस a इस टर्म में आएगा, a इंटू कोवेरियंस बिटवीन x2 वेक्टर कॉमा x2 वेक्टर। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कोवेरियंस बिटवीन x1 वेक्टर x2 वेक्टर है इसे हमने सिग्मा 1 2 कह लिया, प्लस a इंटू कोवेरियंस ऑफ
x2 कॉमा x2 ये हमारा सिग्मा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, 0 वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस A जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन में A मैट्रिक्स या A वेक्टर लिया है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए A वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी माइनस सिग्मा 1 2 इंटू सिग्मा 2 इनवर्स। तो A मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ से हमने सॉल्व कर ली, तो ये माइनस सिग्मा 1 2 इंटू सिग्मा 2 इनवर्स ये इतनी हो जाएगी। अब ये कैसे आया देखिए, इसमें सिग्मा 1 2 0 में गया, तो ये A इंटू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 1 2 माइनस सिग्मा 1 2 होगा। और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, सिग्मा 2 इनवर्स को ऑपरेट करेंगे, राइट हैंड साइड में हम इसे ऑपरेट करेंगे, राइट साइड में ऑपरेट करेंगे। तो सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 2 इनवर्स वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी इधर, और 0 की साइड में वो कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 इनवर्स से ऑपरेट हो जाएगा। तो यहाँ से A मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गई। तो इस A मैट्रिक्स के बेसिस पे हमने क्या कर लिया, y1 वेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया। y1 वेक्टर हमारा कितना होगा, x1 वेक्टर माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 इनवर्स इंटू x2 वेक्टर, ये हमारा y1 वेक्टर होगा। एंड y2 वेक्टर हमारा कितना है, x2 वेक्टर है। और जब हम क्या करेंगे, कोवेरिएंस बिटवीन y1 वेक्टर एंड y2 वेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये अब 0 आएगा। तो ये इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज दैट y1 वेक्टर एंड y2 वेक्टर आर इंडिपेंडेंट। तो हमने क्या किया भाई, सिंपली एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया, जिसमें y1 वेक्टर को हमने इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया, और y2 वेक्टर x1 वेक्टर x2 वेक्टर को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया, जहाँ पे y1 वेक्टर और y2 वेक्टर क्या होंगे, फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे इंडिपेंडेंट होंगे। तो अब ये इंडिपेंडेंट है, तो अब क्या करते हैं हम, y1 वेक्टर का मीन और वेरिएंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद हम जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से y1 y2 का जॉइंट PDF पता करेंगे। तो यहाँ से नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 वेक्टर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 वेक्टर माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 इनवर्स x2 वेक्टर, और इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 वेक्टर माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 इनवर्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 वेक्टर। इतना हम इसे लिख सकते हैं। तो देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 वेक्टर, ये तो हमारा μ1 वेक्टर हो जाएगा, माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 इनवर्स इंटू μ2 वेक्टर, इसे हम सपोज अल्फ़ा वेक्टर कह लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 वेक्टर, ये हमारा कितना है, अल्फ़ा वेक्टर है। सिमिलरली एंड डिस्पर्जन मैट्रिक्स ऑफ y1 वेक्टर, तो y1 वेक्टर की डिस्पर्जन मैट्रिक्स हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 वेक्टर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 वेक्टर इंटू y1 वेक्टर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 वेक्टर डैश। यही हमारा डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन ऑफ एनी रैंडम वेक्टर इज गिवन बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम इस टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा y1 वेक्टर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 वेक्टर। तो ये क्वांटिटी देखिए y1 वेक्टर हमारा है x1 वेक्टर माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 इनवर्स x2 वेक्टर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ
y1 वेक्टर, ये हमने कैलकुलेट किया था। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 वेक्टर इज़ अल्फ़ा वेक्टर। अल्फ़ा वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये μ1 वेक्टर माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स μ2 वेक्टर। तो इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वांटिटी आएगी x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर। इस तरह से हमने इसे ले लिया, ये हमारा x1 वेक्टर, ये μ1 वेक्टर। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे जब माइनस हम यूज कर रहे हैं तो माइनस के साथ ये टर्म है माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 वेक्टर, तो माइनस μ1 वेक्टर माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये सिग्मा 1 2 और सिग्मा 2 2 इनवर्स ये हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसे जब हम कॉमन लेंगे तो ये क्वांटिटी मैं यहाँ पे देखिए इसे माइनस में कॉमन लेता हूँ, तो माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स, तो ब्रैकेट में रहेगा x2 वेक्टर माइनस μ2 वेक्टर। तो इस तरह से मैंने y1 वेक्टर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 वेक्टर को सिंप्लीफाई कर लिया, जो इस तरह की फॉर्म में आई है। तो इसे अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो देखिए जब इसे यहाँ पे पुट किया जाएगा तो डिस्पर्जन ऑफ y1 वेक्टर हमें मिलेगा, तो ये होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हमने निकाल ली है, ये कितनी है x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स तो ये तो हमारी फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म में भी यही होगा, लेकिन इसका हम ट्रांसपोज लेके चलेंगे। तो इस तरह से हमने नोट कर लिया। तो सिंपली मैंने क्या किया भाई, y1 वेक्टर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 वेक्टर की वैल्यू मैंने पुट की है। तो अब देखिए सेकेंड स्टेप में इसी को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, सिंप्लीफाई भी नहीं करूँगा, सिंपली जो डैश है ट्रांसपोज है इसे मैं अंदर अप्लाई कर लूँगा, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी। देखिए तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डैश को अप्लाई किया, तो डैश जब अप्लाई होगा यानी ट्रांसपोज अप्लाई होगा तो ये x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर डैश हो जाएगा। और ये क्वांटिटी देखिए हमें पता है a इंटू बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज वो b डैश इंटू a डैश होता है, तो यानी जो लास्ट की मैट्रिक्स है वो पहले आ जाएगी। तो x2 वेक्टर माइनस μ2 वेक्टर डैश सिग्मा 2 2 इनवर्स, ये डैश हमारा सेम रहेगा, सिग्मा 2 2 इनवर्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा 1 2 डैश है, तो सिग्मा 1 2 डैश का मीनिंग हुआ भाई इसका जब ट्रांसपोज आप निकालोगे तो ये सिग्मा 2 1 आएगा। तो हमने इसे इतना नोट कर लिया। तो अब सिंपली हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद एक्सपेक्टेशन को अप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहली टर्म हमारी क्या आएगी, पहली टर्म x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर इंटू x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर होल डैश, ये क्वांटिटी आएगी। तो इसे इसी तरह से मल्टीप्लाई करके नोट करते हैं। तो देखिए हमने इसे मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट टर्म हमारी x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर डैश इंटू x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर होल डैश, ये आएगा। तो ये x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर इंटू x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर होल डैश, ये क्वांटिटी आ गई। सेकेंड टर्म में मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये मैंने नोट कर लिया। देन इस क्वांटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो ये माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स इंटू x2 वेक्टर माइनस μ2 वेक्टर, x2 वेक्टर माइनस μ2 वेक्टर इंटू x1 वेक्टर, यानी ये क्वांटिटी x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर होल डैश, तो ये x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर होल डैश। और लास्ट टर्म हमारी क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो हमने इस तरह से नोट कर लिया है। ये हमारा x2 वेक्टर होगा यहाँ पे।
तो आई होप आप ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, इसके इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब इस पर हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन को अप्लाई करेंगे, इसे ऊपर नोट करते हैं। तो देखिए जब हम एक्सपेक्टेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी हमारी हो जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर इंटू x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर डैश। सिमिलरली ये आगे हम इसे कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी एक्सपेक्टेशन को अंदर हमने अप्लाई कर लिया। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इस तरह से अप्लाई होगी, सिग्मा 2 इनवर्स सिग्मा 2 1 हमारा एक्सपेक्टेशन से इंडिपेंडेंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो अब देखिए जो पहली एक्सपेक्टेशन है सिग्मा x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर इंटू x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर डैश। तो यहाँ पे देखिए x1 वेक्टर का मीन कितना है, μ1 वेक्टर है, ये हम पहले हमने डिफाइन किया हुआ था। जो x1 वेक्टर होगा हमारा यहाँ पे x1 वेक्टर वो क्या होगा, k कंपोनेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा और x2 वेक्टर p माइनस k कंपोनेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे इसका जो ये हमारा क्या है, x1 वेक्टर का डिस्पर्जन मैट्रिक्स है। तो x1 वेक्टर की डिस्पर्जन मैट्रिक्स कितनी है, सिग्मा 1 1 है। तो इस क्वांटिटी को यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर इनटू x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर होल डैश, इस क्वांटिटी को हम सिग्मा 1 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ x1 वेक्टर होगा और डिस्पर्जन ऑफ x1 वेक्टर इज सिग्मा 1 1। सिमिलरली ये माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, x1 वेक्टर और x2 वेक्टर के लिए कोवेरियंस टर्म बनेगी। तो इस कोवेरियंस मैट्रिक्स को हम नोट कर सकते हैं सिग्मा 1 2। तो ये सिग्मा 1 2 इस क्वांटिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू, इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू सिग्मा 1 2 आएगी और ये सिग्मा 2 2 इनवर्स सिग्मा 2 1। देन नेक्स्ट टर्म हमारी माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स एंड ये अब देखिए ये क्वांटिटी क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 x1, x2 x1 है तो ये सिग्मा 2 1 हम इसे लिख सकते हैं। तो ये कोवेरियंस मैट्रिक्स हमारी होगी सिग्मा 2 1। सिमिलरली प्लस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स इनटू, अब ये हमारी डिस्पर्जन मैट्रिक्स ऑफ x2 वेक्टर होगा। तो डिस्पर्जन मैट्रिक्स ऑफ x2 वेक्टर इज सिग्मा 2 2। तो ये सिग्मा 2 2 इनवर्स इंटू सिग्मा 2 1। तो इस तरह से हम इसे यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है। अब देखिए इसे हम और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए सिग्मा 1 1 माइनस, इस क्वांटिटी को तो हम यही रखते हैं, सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स सिग्मा 2 1 और ये सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स सिग्मा 2 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे सिग्मा 2 2 इनवर्स सिग्मा 2 2 ऑपरेट होगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स सिग्मा 2 1। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिकल हैं, तो इससे और ये इससे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमें जो डिस्पर्जन मैट्रिक्स ऑफ वाई वेक्टर मिलेगा, तो डिस्पर्जन मैट्रिक्स ऑफ y1 वेक्टर, सॉरी ये y1 वेक्टर है, तो ये हमें मिलेगा सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 इंटू सिग्मा 2 2 इनवर्स इंटू सिग्मा 2 1। तो इसे हमने नोटेशन दे दिया है सिग्मा 1 1.2, इसे हमने नोटेशन दे दिया सिग्मा 1 1.2। तो ये हमारा डिस्पर्जन मैट्रिक्स ऑफ y1 वेक्टर आ गया। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, देखियो y1 वेक्टर का मीन और y1 वेक्टर का डिस्पर्जन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, यानी y1 वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया है। तो यहाँ से देखिए ये रिजल्ट हमें मिला। तो जो y1 वेक्टर है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉर्मल होगा विथ मीन वेक्टर अल्फा एंड डिस्पर्जन मैट्रिक्स सिग्मा 1 1.2। और y2 वेक्टर तो देखिए हमारा क्या है, μ2 वेक्टर है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यही रहना है p माइनस k कंपोनेंट विथ मीन वेक्टर μ2 वेक्टर एंड डिस्पर्जन मैट्रिक्स
सिग्मा टू टू। ये रिजल्ट हमारा यही रहना है, ये के कंपोनेंट होगा। तो हमने क्या किया भाई, जो y1 वेक्टर को इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया था, इस y1 वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई, y1 और y2 दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स का जॉइंट पीडीएफ हम लिख सकते हैं। तो जॉइंट पीडीएफ कैसे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस y1 वेक्टर एंड y2 वेक्टर आर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर f of y1 vector comma y2 vector can be written as marginal PDF of y1 vector into marginal PDF of y2 vector। क्योंकि y1 वेक्टर और y2 वेक्टर दोनों क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैसे बनाया हमने, इस मैट्रिक्स, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इस मैट्रिक्स की हेल्प से हमने क्या कर लिया, y1 y2 को इंडिपेंडेंट कर लिया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे y1 वेक्टर और y2 वेक्टर को x वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे और जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लेंगे। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल पीडीएफ को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए इन दो इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, y वेक्टर इक्वल टू bx वेक्टर, इस तरह से लिखा जा सकता है, जहाँ पे y वेक्टर में दो कंपोनेंट हैं, y1 वेक्टर एंड y2 वेक्टर। तो ये इम्प्लाई करेगा भाई, जो बी मैट्रिक्स होगी हमारी, वो बी मैट्रिक्स क्या होगी, बी मैट्रिक्स हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस सिग्मा 1 टू सिग्मा 2 टू इनवर्स 0 एंड आई मैट्रिक्स विथ पी माइनस के कंपोनेंट। ये के कंपोनेंट के साथ होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये पी माइनस के कंपोनेंट के साथ होगी। क्योंकि जब हम यहाँ पे इस बी मैट्रिक्स को एक्स वेक्टर के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें वाई वेक्टर मिलेगा, वाई वेक्टर इस फॉर्म में होगा। ये आप करके देख सकते हैं, जैसे आई के इंटू वाई वन वैक्टर, दैट मीन्स एक्स वन वैक्टर। तो ये एक्स वन वैक्टर माइनस सिग्मा 1 टू सिग्मा 2 टू एक्स टू वैक्टर आएगा। और यहाँ पे जब आई पी माइनस के हम निकालेंगे तो वो हमारा सिंपली क्या होगा, वाई टू वैक्टर इक्वल टू एक्स टू वैक्टर आएगा। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है। तो अब यहाँ से हम देखें ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा एक्स वेक्टर की फॉर्म में निकलेगा। तो ये हो जाएगा बी इनवर्स वाई वेक्टर। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्स वेक्टर इक्वल टू बी इनवर्स वाई वेक्टर है। तो यहाँ से जैकोबियन, मॉड ऑफ जैकोबियन, जब हम इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के कंपोनेंट के साथ और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो वो डिटर्मिनेंट ओबियस है, क्या आना है, 1 आना है। क्योंकि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। तो मॉड ऑफ जैकोबियन क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस x वेक्टर यानी x1 वेक्टर x2 वेक्टर का जॉइंट पीडीएफ लिख सकते हैं। देयरफॉर f x वेक्टर, दैट मीन्स f x1 वेक्टर कॉमा x2 वेक्टर कैन बी रिटन एज f y वेक्टर, that means joint PDF of y1 vector and y2 vector into mod of Jacobian transformation। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से x1 वेक्टर और x2 वेक्टर का जॉइंट पीडीएफ आ जाएगा। तो हम इस पीडीएफ को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 x2 का कंडीशनल पीडीएफ मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, देखिए इसे करते हैं आगे। तो हमने नोट किया था f y वेक्टर, ये हमारा क्या था, f y1 वेक्टर इंटू f y2 वेक्टर था, जहाँ पे हमारे पास y1 डिस्ट्रीब्यूशन, y1 रैंडम वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन था नॉर्मल के अल्फ़ा वेक्टर कॉमा सिग्मा 1 1.2 और y2 वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन था n p माइनस के μ2 वेक्टर कॉमा सिग्मा 2 2 मैट्रिक्स। तो अब देखिए f y1 वेक्टर की हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। सिंपली हमने क्या करना है, जो हमारे पास पीडीएफ है उसे हम नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पीडीएफ क्या होगा, सिग्मा 1 1.2 टू द पावर माइनस k/2 ये -1/2 होगा, डिवाइडेड बाय 2 पाई टू दी पावर k/2 इंटू e टू दी पावर। अब देखिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो होती है
-1/2 इंटू y1 वेक्टर माइनस अल्फ़ा वेक्टर इंटू सिग्मा 11.2 इनवर्स इंटू y1 वेक्टर माइनस अल्फ़ा वेक्टर, इस तरह से आएगा। तो ये हमारा y1 वेक्टर का PDF हुआ। सिमिलरली y2 वेक्टर का PDF इसी फॉर्म में होगा। तो ये सिग्मा 22 टू द पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 2 पाई टू द पावर p माइनस k/2 इंटू e टू द पावर -1/2 y2 वेक्टर माइनस μ2 वेक्टर डैश इंटू सिग्मा 22 इनवर्स y2 वेक्टर माइनस μ2 वेक्टर। तो ये PDF तो हमारे पास क्या है, y वेक्टर का जॉइंट PDF है, सॉरी y1 वेक्टर y2 वेक्टर का जॉइंट PDF है। अब इसे हमने क्या करना है, x वेक्टर की फॉर्म में नोट करना है, जहाँ पे जो y1 वेक्टर है वो x1 वेक्टर की फॉर्म में इस तरह से हमने नोट किया है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसे अब हमने देख लिया था भाई जो x का जॉइंट PDF है, यानी f x वेक्टर है वो क्या है, f y वेक्टर ही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम से हम क्या करेंगे, ये y1 वेक्टर, ये f y वेक्टर क्यों है, क्योंकि मॉड ऑफ जैकोबियन हमारे पास कितना था, 1 था। तो यहाँ से ये तो हमें पता चल गया भाई fx वेक्टर क्या है, fy वेक्टर है। लेकिन अब y वेक्टर को हमने क्या करना है, x वेक्टर की फॉर्म में नोट करना है। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से अप्लाई किया है। तो सिंपली मैं इसमें क्या करूँगा, y1 वेक्टर में ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दूँगा। तो इसे मैं अलग से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। नाउ y1 वेक्टर कॉमा अल्फ़ा वेक्टर, तो ये मैं इसे वैल्यू पुट करूँगा x1 वेक्टर माइनस सिग्मा 12 सिग्मा 22 इनवर्स x2 वेक्टर माइनस अल्फ़ा वेक्टर। अब देखिए अल्फ़ा वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू थी हमारी μ1 वेक्टर माइनस सिग्मा 12 सिग्मा 22 इनवर्स μ2 वेक्टर। तो ये वैल्यू हमारी अल्फ़ा वेक्टर की थी। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x1 वेक्टर माइनस μ1 वेक्टर, और यहाँ से हम सिग्मा 12 सिग्मा 22 इनवर्स कॉमन ले लेंगे। तो अंदर हमारे पास रहेगा x2 वेक्टर माइनस μ2 वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y1 वेक्टर माइनस अल्फ़ा वेक्टर आ गया, जिसकी वैल्यू इतनी है। और ये हमारा क्या होगा, x1 वेक्टर और x2 वेक्टर के फॉर्म में हम इसे नोट कर सकते हैं। इसे मैंने इस तरह से लिख लिया x1 वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे ये y1 वेक्टर माइनस अल्फ़ा वेक्टर है, तो इसे भी मैं क्या करूँगा, x वेक्टर की फॉर्म में इसी तरह से लिखने की कोशिश करूँगा। तो ये x1 वेक्टर माइनस, अब ये क्वांटिटी हमारे पास है माइनस μ1 वेक्टर माइनस सिग्मा 12 सिग्मा 22 इनवर्स इंटू x2 वेक्टर माइनस μ2 वेक्टर। तो इसे मैंने लिख लिया सपोज x1 वेक्टर माइनस, इसे मैं सपोज क्या कह लेता हूँ, न्यू वेक्टर कह लेता हूँ। तो सिंपली मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लिया भाई, y1 वेक्टर माइनस अल्फ़ा वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू x1 वेक्टर माइनस न्यू वेक्टर, वेयर न्यू वेक्टर इज गिवन बाय μ1 वेक्टर प्लस सिग्मा 12 सिग्मा 22 इनवर्स x2 वेक्टर माइनस μ2 वेक्टर। तो ये यहाँ पे क्या है, माइनस न्यू वेक्टर है। तो जब इसमें हम न्यू वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो यही क्वांटिटी आएगी। तो ये इक्विवेलेंट हो गया भाई y1 वेक्टर माइनस अल्फ़ा वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू x1 वेक्टर माइनस न्यू वेक्टर,
एंड एफ ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू एफ ऑफ वाई वेक्टर। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक्स वेक्टर यानी जो एक्स वेक्टर का जॉइंट पीडीएफ था, x1 वेक्टर x2 वेक्टर का जॉइंट पीडीएफ था, उसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया। वो इसी फॉर्म में होगा। सिंपली क्या होगा, यहाँ पे y1 वेक्टर की जगह पे x1 वेक्टर होगा, अल्फा वेक्टर की जगह पे न्यू वेक्टर होगा। यही हमारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई जो f x1 वेक्टर कॉमा x2 वेक्टर है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x1 वेक्टर फॉर गिवन x2 वेक्टर, और ये सेकंड टर्म हमारी क्या है, f ऑफ x2 वेक्टर ही है। इसमें ये हमने क्या किया था, y वेक्टर y2 वेक्टर था, तो y2 वेक्टर हमारा कितना है, x2 वेक्टर है। तो ये हमने लिख लिया। तो यहाँ से देखिए जो x1 वेक्टर इंटू x2 वेक्टर सॉरी x1 वेक्टर फॉर गिवन x2 वेक्टर है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल गया। दिस इम्प्लाइज दैट x1 वेक्टर फॉर गिवन x2 वेक्टर फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वेक्टर। अब यहाँ पे मीन वेक्टर कितना होगा, न्यू वेक्टर होगा विथ मीन वेक्टर न्यू वेक्टर एंड डिस्पर्जन मैट्रिक्स सिग्मा 1 1.2। तो ये हमारा क्या हो गया, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जब भी आपसे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, सिंपली न्यू वेक्टर और सिग्मा 1 1.2 मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करोगे, जहाँ पे न्यू वेक्टर हमारा इस तरह से डिफाइन होगा और सिग्मा 1 1.2 हमारा हमने पीछे उसे नोट किया था, वो उस तरह से डिफाइन हो जाएगा। तो ये हमारा कंडीशनल पीडीएफ आ गया। अब आप कहेंगे भाई यहाँ पे इसका मीन न्यू वेक्टर कैसे आया, तो देखिए जब हम y1 वेक्टर की बात कर रहे थे तो y1 वेक्टर का मीन कितना था, अल्फा वेक्टर था। तो यहाँ पे देखिए y1 वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू x1 वेक्टर माइनस न्यू वेक्टर। तो यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है भाई अल्फा वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू न्यू वेक्टर। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, x1 वेक्टर फॉर गिवन x2 वेक्टर का मीन कितना है, न्यू वेक्टर है। तो इस तरह से हम अपना कंडीशनल पीडीएफ यहाँ पर नोट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।